नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि युवा कांग्रेस का बेरोजगारी के मुद्दे पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन, मोदी सरकार को घेरा। खबर में आगे जिक्र होगा कि वक्फ संशोधन बिल पर सियासी महाभारत खत्म करने को केंद्र ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। खबर में आगे जिक्र होगा कि दरभंगा पहुंचते ही कन्हैया कुमार ने चुनाव को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी, पीएम मोदी को बनाया निशाना। आगे आपको बताएंगे कि तुम तो धोखेबाज हो, आरजेडी ने पोस्टर वॉर से साधा नीतीश कुमार पर निशाना। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के कई वकीलों ने कांग्रेस का दामन थामा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। युवा कांग्रेस का बेरोजगारी के मुद्दे पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन, मोदी सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मंगलवार को राजधानी दिल्ली में बेरोजगारी के मुद्दे पर सड़क पर उतरे। युवा कांग्रेस ने जंतर मंतर पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इन लोगों ने सरकार से देश के लोगों को नौकरी देने की मांग की। साथ ही पेपर लीक और नशाखोरी के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरा। युवा कांग्रेस ने कहा कि देश में बेरोजगारी, पेपर लीक और नशाखोरी बढ़ती ही जा रही है। युवा अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार सो रही है। मोदी सरकार की इस अनदेखी और नाकामी के खिलाफ के साथियों ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिपजी के नेतृत्व में नौकरी दो, जंजीरें नहीं के तहत अपनी आवाज बुलंद की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वक्फ संशोधन बिल पर सियासी महाभारत खत्म करने को केंद्र ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने संसद में वक्फ संशोधन विधेयक लाने से पहले बुधवार को सभी सांसदों की बैठक बुलाई, जिसमें इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। पार्लियामेंट के कोऑर्डिनेशन रूम नंबर 5 में सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक 1 घंटा सभी सांसदों को वक्फ विधेयक पर जानकारी दी जाएगी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टी केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश के कई हिस्सों में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद समेत कई संगठन इसे मुसलमान विरोधी बता रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ कई राज्यों में धरना प्रदर्शन की बात कही। AIMPLB ने बताया कि इसके पहले चरण के तहत 26 मार्च को पटना और 29 मार्च को विजयवाड़ा में विधानसभाओं के सामने धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। AIMPLB के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं को पटना में धरने के लिए आमंत्रित किया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन के लिए AIMPLB ने आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी, YSR कांग्रेस और वामपंथी दलों को धरने में शामिल होने का निमंत्रण भेजा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दरभंगा पहुंचते ही कन्हैया कुमार ने चुनाव को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी, पीएम मोदी को बनाया निशाना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने इन दिनों पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा वो कर रहे हैं और यात्रा की कड़ी में सोमवार को उनकी यात्रा दरभंगा पहुंची। जिले में पहुंचने पर उन्होंने युवाओं से संवाद किया और मीडिया से बातचीत की। शहर में पदयात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग, चादर और फूलों की माला से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कन्हैया कुमार की यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर थाली बजाने से कोरोना जैसी महामारी भाग जाती तो बेरोजगारी भी तो महामारी है, ये भी थाली बजाने से भाग जाती। हम शाम तक थाली पीटते रहे लेकिन बेरोजगारी भागी नहीं। वास्तव में थाली बजाने से कोरोना भी नहीं भागी थी। और उन्होंने कहा कि आज हम दरभंगा में झुनझुना इसलिए बजा रहे थे कि सरकार हमारी पहचान के आधार पर हमें लड़ाकर हमारे हाथों में नफरत का झुनझुना थमा देती है। रोजगार के नाम पर उनके बच्चे BCCI में नौकरी पा गए, देश से लेकर विदेश तक में नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरजेडी ने पोस्टर वार से साधा नीतीश कुमार पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव संभावित है। चुनाव को लेकर अभी से ही राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं और इसे लेकर एक दूसरे को घेरने का भी कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। इस बीच रमजान के दावत इफ्तार को लेकर भी सियासी पारा उबल पड़ा है। सोमवार को विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रोजेदारों ने शिरकत की। इधर बिहार में पिछले कुछ दिनों से पोस्टर वार भी शुरू हो चुका है। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर वक्फ और NRC को लेकर मुख्य
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर भी है और लिखा गया है कि तुम तो धोखेबाज हो, एनआरसी पर हम तुम्हारे साथ नहीं, वक्फ पर तो बिल्कुल भी साथ नहीं, वोट लेंगे तुम्हारा लेकिन साथ नहीं देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर सीएम नीतीश कुमार को लेकर पोस्टर लगाए गए थे और इस पोस्टर में लिखा गया था, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। पोस्टर में स्पष्ट रूप से ये भी लिखा गया है कि हाँ, मैंने किया है महिलाओं का अपमान, गांधी जी का किया है अपमान, अब हो गया है राष्ट्रगान का अपमान। पोस्टर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल और भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल को दिखाया गया है। उससे पहले लगाए गए पोस्टर में लिखा गया था कि सरकार धृतराष्ट्र की सरकार है। पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार के रूप में संबोधित किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के कई वकीलों ने कांग्रेस का थामा दामन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली की विभिन्न जिला अदालतों के वकीलों ने दल बदल के साथ कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सिताब अली चौधरी के नेतृत्व में 100 से अधिक वकीलों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी ने 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में सभी वकीलों को कांग्रेस पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया और इस अवसर पर उन्होंने सभी को कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया। वकीलों का नेतृत्व कर रहे सिताब अली चौधरी ने कहा कि दिल्ली की तमाम अदालतों के 100 से अधिक वकील आज कांग्रेस पार्टी की नीतियों से, विशेष कर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की विचारधारा से प्रभावित होकर शामिल हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले की लोकसभा में गूंज, कांग्रेस ने उठाया मुद्दा। जी दोस्तों, कांग्रेस सांसद ईबी ईडन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास पर कथित तौर पर भारी भरकम नकदी बरामद होने का विषय मंगलवार को लोकसभा में उठाया और इस पर चर्चा की मांग की। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया और ईडन ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है और इससे न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास कम होता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा में किसानों के मुआवजे की मांग, सरकार से तत्काल कदम उठाने की अपील। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में सदस्यों ने किसानों का मुआवजा देने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार को किसानों के हित में प्राथमिकता के साथ कदम उठाते हुए उन्हें तत्काल मुआवजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। भाजपा के राजीव भारद्वाज ने शून्यकाल में कहा कि हिमाचल में 123 साल में पहली बार सबसे कम वर्षा हुई है और लाखों हेक्टेयर भूमि पर इसके कारण फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिसके कारण किसानों की स्थिति बहुत खराब है। नकदी फसलें भी इससे तबाह हो गई हैं, बाग भी बर्बाद हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश चंबा में कुल्लू में जहां किसानों की खेती है वो बर्बाद हो गई है, इसीलिए केंद्र सरकार वहां किसानों की फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय दल भेजे। किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए उनके समाधान के लिए केंद्रीय दल की अनुशंसा के अनुसार किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर का विरोध, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए वकील। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकारी आवास से बेहिसाब नकदी मिलने के बाद जांच का सामना कर रहे दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को लेकर विवाद बढ़ गया। यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लेने के साथ ही उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट फिर से वापस भेजने का आदेश दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के इस फैसले के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। इसके तहत मंगलवार से हाई कोर्ट के वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बार एसोसिएशन ने सोमवार को बुलाई गई आपातकालीन आम सभा में ये 11 बिंदुओं पर प्रस्ताव पास किया था। इसमें जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग चलाए जाने, सीबीआई व ईडी जैसी जांच एजेंसियों से एफआईआर दर्ज कर जांच कराने जैसी मांग शामिल है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने सोमवार को जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस भेजने के अपने निर्णय की पोस्ट की। शाम को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रस्ताव में जस्टिस वर्मा को वापस भेजने को लेकर केंद्र सरकार से की गई सिफारिश सार्वजनिक कर दी गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जस्टिस वर्मा के घर जांच के लिए पहुंची कमेटी, सुप्रीम कोर्ट ने किया था गठन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय आंतरिक समिति ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़े कथित नकदी बरामदगी विवाद को जांच मंगलवार को शुरू कर दी है। सूत्रों ने ये जानकारी दी और समिति में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जीएस संघावालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अनु शिवरामन शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि समिति के तीनों सदस्य न्यायमूर्ति वर्मा के 30 तुगलक क्रीसेंट स्थित आधिकारिक आवास पहुंचे और उन्होंने कहा कि तीनों न्यायाधीश करीब 30-35 मिनट तक
न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास के अंदर रहे और निरीक्षण किया। इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के अनुसार 14 मार्च की रात दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर पर आग लगने की घटना के दौरान सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों में शामिल 5 पुलिसकर्मियों ने अपने फ़ोन दिल्ली पुलिस मुख्यालय को सौंप दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि इन फ़ोन का इस्तेमाल सीजीआई संजीव खन्ना द्वारा गठित न्यायाधीशों की 3 सदस्यीय समिति द्वारा की जा रही जांच में किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नोटिस के 24 घंटे के अंदर मकान गिरा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, कहा हमारी अंतरात्मा को धक्का लगा। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में मनमाने ढंग से मकान ढहाने के लिए सोमवार को यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में उनकी अंतरात्मा को धक्का लगा है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने नोटिस देने के 24 घंटे के अंदर ही मकानों को बुलडोजर से गिराने और पीड़ितों को अपील करने का समय नहीं देने पर भी कड़ी नाराजगी जताई। बेंच ने कहा कि हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है कि किस तरह से आवासीय परिसरों को मनमाने तरीके से गिराया गया। जिस तरह से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया वो चौंकाने वाला है। कोर्ट ऐसी प्रक्रिया को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर हम एक मामले में इसे बर्दाश्त करते हैं तो ये जारी रहेगा। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने तोड़फोड़ का बचाव करते हुए कहा कि 8 दिसंबर 2020 को उन्हें पहला नोटिस दिया गया था, जिसके बाद जनवरी 2021 और मार्च 2021 में नोटिस दिए गए। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इसकी शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने में लगा है आरएसएस, इसे हमें मिलकर रोकना होगा, राहुल गांधी ने किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने में लगा हुआ है। उन्होंने यहाँ जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के विभिन्न घटक दलों की छात्र इकाइयों के संयुक्त प्रदर्शन को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को मिलकर रोकना एवं पराजित करना है। विपक्षी पार्टियों की छात्र इकाइयों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मसौदा नियमों और पेपर लीक के मुद्दों को लेकर संसद मार्च का आह्वान किया था। राहुल गांधी ने दावा किया कि एक संगठन हिंदुस्तान का भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने में लगा है। उस संगठन का नाम आरएसएस है। यदि शिक्षा व्यवस्था उनके हाथ में चली जाएगी जो धीरे धीरे जा रही है तो देश बर्बाद हो जाएगा और इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। उनका कहना था कि आज छात्रों को ये बताने की जरूरत है कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति आरएसएस द्वारा नामित हैं और आने वाले समय में राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति भी आरएसएस द्वारा नामित होंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेरोजगारी और महंगाई पर बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने महाकुंभ के बारे में लोकसभा में बात की है और मैं ये बोलना चाहता था कि कुंभ के बारे में बात करना अच्छी बात है, लेकिन भविष्य के बारे में बात करनी चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ बात करनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ संशोधन बिल असंवैधानिक, ये मुस्लिमों के अधिकार छीनने वाला है। ओवैसी के सरकार पर हमला। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन को सही ठहराया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने इसे असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि ये बिल मुस्लिमों की धार्मिक आज़ादी पर हमला है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि ये बिल वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को सदस्य बनाकर इसके प्रशासन में बाधा डालता है, जो संवैधानिक के अनुच्छेद 14, 26 और 225 का उल्लंघन है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब दूसरे धर्मों के बोर्ड में सिर्फ उसी धर्म के लोग सदस्य बन सकते हैं तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों। ओवैसी ने कहा कि ये बिल वक्फ की सुरक्षा या अतिक्रमण हटाने के लिए नहीं बल्कि मुस्लिमों को उनकी धार्मिक प्रथाओं से दूर करने के लिए लाया गया है। उनका दावा है कि बीजेपी, केंद्र सरकार और आरएसएस का मकसद मुस्लिमों को उनके धर्म से अलग करना है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि संभल की मस्जिद और दिल्ली की संसद के पास की मस्जिद को सरकारी संपत्ति बताकर खतरे में डाला जा सकता है। ओवैसी ने कहा कि ये बिल वक्फ की आय बढ़ाने या उसकी रक्षा के लिए नहीं है, ये मुस्लिमों के खिलाफ एक साजिश है। हमारी इबादत को रोकना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार एनडीए में विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीट शेयरिंग का फार्मूला तैयार। मांझी ने भाजपा की बढ़ाई टेंशन, चिराग के हाथों में फिर लड्डू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने में भी कुछ ही महीने बाकी हैं, लेकिन अभी से तमाम दलों ने मोर्चा संभाल लिया है। सूबे में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तैयार हो गया है। सूत्रों के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लोजपा को
15 से 20 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, बिहार में एनडीए में मुख्यतः 5 दल शामिल हैं: भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। इन सभी दलों के बीच सीटों का बंटवारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लोजपा ने अपनी दावेदारी के तहत कुछ संभावित सीटों की पहचान की है, जिनमें महनार, रघुनाथपुर, गोविंदगंज, गया घाट समेत कई सारी सीटें शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर लोकसभा चुनाव 2029 की तैयारी के लिए कांग्रेस करने जा रही है ये बड़ा काम। 40 साल बाद दिल्ली में बड़ा आयोजन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और जिला अध्यक्षों को अधिक प्रभावी भूमिका देने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 40 साल बाद जिला अध्यक्षों से सीधे संवाद करेंगे। इसके लिए देश भर के 700 से ज़्यादा जिला अध्यक्षों का अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। 27, 28 मार्च और 3 अप्रैल को अलग अलग राज्यों के जिला अध्यक्षों से संवाद होगा। ये बैठक कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन में होगी। राजस्थान कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के साथ संवाद 3 अप्रैल को होगा और इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के संगठन महामंत्री ललित तुनवाल ने बताया कि पार्टी नेतृत्व ने वर्ष 2025 को संगठन निर्माण और मजबूती के लिए समर्पित किया है। जिला अध्यक्षों को पार्टी की रीढ़ मानते हुए हाईकमान उन्हें और ताकत देने की रणनीति पर काम कर रहा है। इस अधिवेशन में बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर तक संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर गहन चर्चा होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी के 8 साल पर कांग्रेस की तल्ख टिप्पणी। अजय राय बोले, सरकार के सारे दावे झूठे, इस्तीफा दें सीएम। जी हाँ दोस्तों, राजधानी लखनऊ में सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार के 8 साल पूरे होने पर तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सरकार के सभी दावे हवाई एवं झूठे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में जनता इस झूठ का जवाब देगी। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर मठ जाएं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि बच्चों की फीस और दवा कैसे आती है। कांग्रेस 3 दिन तक हर मंडल में सरकार का पर्दाफाश करेगी। इसके बाद धरना प्रदर्शन शुरू होगा। सरकार के भ्रष्टाचार और झूठ को उजागर कर दिया जाएगा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि IAS अभिषेक प्रकाश के खिलाफ लगातार शिकायतें मिली, लेकिन घूसखोरी को बढ़ावा दिया गया। जब कमीशन नहीं मिला तो कार्रवाई की गई। हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूर्व सीएम गहलोत ने 1.5 साल बाद फिर से दिखाई सक्रियता। पायलट के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन मिल सकता है बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर सक्रिय हो गए हैं। 2 दिन पूर्व वो भरतपुर और दौसा के दौरे पर रहे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया। वैसे आपको बता दें कि दौसा सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है, लेकिन गहलोत के वहां जाते ही कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा और लोग उनका स्वागत करते नजर आए। जानकार लोग लंबे समय बाद उनकी सक्रियता को वर्तमान में कांग्रेस के कई पावर सेंटर के बीच जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि इसको लेकर सबके अपने अपने कयास हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलाने का मन बना लिया है। मुस्लिम आरक्षण के बवाल पर बोली प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में हो रहे गतिरोध को लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। उनका कहना था कि ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष ने सदन न चलाने का मन बना लिया है। प्रियंका गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि सत्ता पक्ष बार बार बहाना बनाकर सदन की कार्रवाई में रुकावट डाल रहा है और कई दिन हो गए हैं, लेकिन वो किसी न किसी मुद्दे पर हंगामा खड़ा करने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। कर्नाटक विधानसभा में मुस्लिमों के लिए आरक्षण को लेकर रविवार को विपक्षी भारतीय जनता पार्टी की ओर से विरोध जताए जाने के बाद ये मुद्दा सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में भी गरमाया। कर्नाटक सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण देने वाले विधेयक को पारित किया और इस विधेयक के अनुसार सरकारी ठेकों में 2 करोड़ रुपए तक के सिविल कार्य और 1 करोड़ रुपए तक के माल सेवा खरीद अनुबंधों में मुसलमानों को 4% आरक्षण मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर सपा का संसद परिसर में प्रदर्शन। सीएम योगी का मांगा इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसदों ने उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर सोमवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने हाथों में तख्तियां ले रखी थी, जिन पर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और बेटियों पर अत्याचार का उल्लेख था। सपा के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की ये स्थिति हो गई है कि लड़कियों को मारकर लटका दिया जाता है। पहले अयोध्या में हुआ, फिर बलिया और बनारस में हुआ, कोई सुनने वाला नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है।
दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव ने सदन में बीजेपी को दी सीधी चुनौती, कहा हिम्मत है तो चुनाव में अकेले अकेले आ जाइए, पता चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा में बिहार विनियोग विधेयक पर बोलते हुए तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सदन में तेजस्वी यादव ने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़कर देख लें, किसका कितना आधार है सब पता चल जाएगा। जब आप लोग विपक्ष में थे तब काम हुआ था या नहीं, ज़रा बताइए। मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाकर उनका हाथ बांध दिए थे। जब हमसे अलगाव करना था तब मुख्यमंत्री ने गवर्नेंस ठप कर दी थी। तेजस्वी ने कहा कि जब बीजेपी से भी अलग कर दिया तब भी मुख्यमंत्री ने गवर्नेंस ठप कर दी थी। गजब की केंद्र सरकार है। बेगूसराय की मक्का फैक्ट्री को उठाकर ले जा रहे थे। जब हमने सवाल उठाए तो उनके मंत्री बोले कि कहीं नहीं जाएगा, पीएम मोदी जी आएंगे तब लिट्टी खाएंगे। हम तो कहेंगे कि लालू जी के पास आइए, सत्तू खाएंगे। चुनाव के बाद सबको ज्ञान आ जाएगा और सबसे हिसाब लगाकर विदा कर दिया जाएगा। राज्य की सरकारी नौकरियों में 1% भी पिछड़ा जाति से आरक्षण के जरिए नौकरी में नहीं है। ये 20 साल आपका गायब काल के नाम से ही जाना जाएगा। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो